तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेंदा फूलों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करके किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। प्याज की फसल को नुकसान करने वाले कीट रोग तथा उनके नियंत्रण के उपाय। केला के बाद में लगने वाले घातक रोग पनामा की पहचान और उसका नियंत्रण। फूलों की खेती की बात करें तो गेंदा फूल की खेती हमारे प्रदेश में बहुत बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। तो इस समय जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अच्छे और अधिक फूल प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इसकी खेती, इस विषय पर जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के डॉक्टर विवेकानंद से। और जैसा कि आप लोग आज समय आ गया है कि फरवरी मार्च में जो है फूलों की खेती स्टार्ट की जाए जायद ऋतु के लिए, क्योंकि आज के समय में जो है फ्लावर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हर शहर का हर एरिया का अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है एक अवेयरनेस आ रही है और वो फ्लावर के प्रति उनका झुकाव है। तो फूलों की खेती जो है उसका व्यवसाय अगर किसान भाई करें, उसको व्यावसायिक रूप में लें तो उनको उसकी खेती से एक बहुत अच्छा आमदनी हो सकता है, जिसमें आप इस समय जो है मेरीगोल्ड जिसको गेंदा कहते हैं, गेंदा की खेती कर सकते हैं। गेंदा की खेती वैसे पूरे साल भर की जाती है, जिसमें फरवरी मार्च में उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, फिर पूरे गर्मी के लिए उसके लेते हैं, फिर जून जुलाई में तैयार करते हैं, उससे बरसात की फसल लेते हैं। इसके बाद जो है सितंबर अक्टूबर में जो नर्सरी से तैयार करते हैं उससे पूरे जाड़े भर गेंदे की खेती की जाती है, जिससे पूरे साल किसान अगर चाहे तो वो पूरे साल भर अपने खेत से जो है गेंदे की सप्लाई कर सकता है और उससे अच्छी आमदनी कर सकता है। इसके अलावा अगर वो जाड़े में चाहें तो जाड़े के दिनों में ग्लेडियोलस की खेती कर सकते हैं। इसमें ग्लेडियोलस की करीब एक स्पाइक जो है लगभग 7 से 8 रुपये, और यहाँ तक कि जब सहालक का मौसम रहता है या कोई त्यौहार का मौसम रहता है तो उस समय पे जो है ये 10 से 12 रुपये की स्पाइक मिलती है। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो है झरबेरा और रोज़ की खेती भी कर सकते हैं और उससे एक अच्छी आमदनी उठा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि झरबेरा और रोज़ की मार्केट बहुत बड़ी है और उसकी डिमांड आज के समय में बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो है कीपिंग क्वालिटी जो रखने की जो क्षमता है वो फूलों की रोज़ में और झरबेरा में वो अच्छी है अपेक्षाकृत गेंदा और डहेलिया और इसके। तो किसान भाइयों अगर चाहें तो आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको गेंदा की खेती के पूरे वर्ष की खेती कैसे करें और उससे कौन सी आमदनी लें उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे गेंदा की खेती के लिए मुख्य रूप से हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 2 वैरायटी संस्कृत की गई हैं, जिसमें पूसा नारंगी और पूसा बसंती गेंदा है, जिसकी खेती पूरे वर्ष भर किसान भाई कर सकते हैं। गेंदे की 3 तरह की प्रजातियों की खेती की जाती है। एक है अफ्रीकन गेंदा, दूसरी है फ्रेंच गेंदा और भारतीय गेंदा। अफ्रीकन गेंदा के पौधे लंबे और फूल भी बड़े होते हैं। फ्रेंच गेंदे के पौधे छोटे आकार के होते हैं और फूल भी थोड़े छोटे होते हैं। अफ्रीकन प्रजातियों के अंतर्गत आप अपोलो, मॉन्सेट, मेरिनार, एस्टिक इत्यादि उन्नत प्रजातियों का चयन करें। फ्रेंच प्रजातियों में टीना, बोटीना, जिप्सी रांसर और गोल्डन बॉय
इत्यादि उन्नत प्रजातियों का चयन करें। इसके अलावा आप भारतीय प्रजातियों में पूसा नारंगी और पूसा बसंती का भी चयन कर सकते हैं, जिसके फूलों की अधिक मांग रहती है। इसमें वो फरवरी मार्च में इसकी नर्सरी तैयार करें और उसका जो है खेती कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए वो जो है 1 मीटर की लंबाई की क्यारियां बनाएं जो 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई रखें और उस पर खाद मिक्स करके और उसको बराबर कर लें। फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर की दूरी पे करीब 2 सेंटीमीटर गहरी नाली बना करके उसमें बीज को लगाएं। उसके बाद उसको जो है गोबर की खाद से ढक दें। उसके बाद उसके फव्वारे द्वारा उसकी सिंचाई करते रहें। 8 से 10 दिन के अंदर वो नर्सरी तैयार हो जाएगी। गर्मियों में नर्सरी में बीज बुआई के बाद पौधे 5वें सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, जब आप रोपाई करें तो खेत में पौधे ठीक तरीके से लग जाए, इसके लिए खेत में संतुलित खादों की मात्रा का इस्तेमाल करें, जिसके लिए पहले मृदा की जांच जरूरी होती है। यदि आपने ये काम नहीं कराया है तो 1 एकड़ खेत में रोपाई से पहले 8 किलोग्राम यूरिया, 64 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम MOP का उपयोग करें। अब रोपाई की बात करते हैं तो रोपाई से पहले का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है पौधों का उपचार। इसके लिए 50 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बनाएं और 1 एकड़ रोपाई के लिए पौधों को 5 मिनट के लिए डुबो दें और उसके बाद रोपाई करें। यदि आपने अफ्रीकन प्रजातियों का चयन किया है तो लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और अन्य प्रजातियों की लाइन और पौधों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। उसके बाद थोड़ी सी उसकी देख रेख करते रहें। करीब 30 से 35 दिनों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था करें और सिंचाई जो है जाड़े और बरसात में आवश्यकता अनुसार बारिश के ऊपर निर्भर रहता है। तो बारिश अगर होती रहती है तो उस हिसाब से जब ज़रूरत हो तो सिंचाई करें। जहाँ तक गर्मियों की बात है तो गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतर पे सिंचाई करना आवश्यक है, क्योंकि अगर पानी कम हो जाएगा तो सीधा उसका असर उसके फूलों के साइज और फूलों की संख्या के ऊपर पड़ता है और संख्या और साइज अगर कम हो जाएगी तो सीधे सीधे उसका असर उत्पादन पर पड़ता है। और जहां जाड़ों के दिनों में करीब 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर 8 से 10 दिन के अंतर पर इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। गेंदे की फसल से उचित आकार के फूलों के ज्यादा उपज लेने के लिए पिंचिंग एक जरूरी कार्य है, जिसके लिए 30 से 40 दिन की फसल में ऊपर वाले शीर्ष शाखा को तोड़ दिया जाता है, जिससे नीचे से अधिक शाखाएं निकलती हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई रबी प्याज की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल में रोग और कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और समय पर इनका नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो फसल कमजोर हो जाएगी और ऐसी फसल से आगे चल करके कम उपज मिलेगी। तो आप प्याज की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK यादव। किसान भाइयों, प्याज की खेती हम लगाते हैं, करते हैं, उसके लिए हमें जो भी हमारी इस फसल में बीमारियां आती हैं, कीट आते हैं, उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। अगर हमें समय पर इनकी जानकारी नहीं है या पर हम लोग समय पर इन कीट बीमारियों का उपचार नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे उत्पादन पे और हमारे मुनाफे पे इसका असर पड़ता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि प्याज में जो मुख्य बीमारियाँ आती हैं उसमें एक आती है बैंगनी धब्बा, जो कि लगाने के बाद से शुरू होता है। इसके अलावा इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू आता है वो भी एक मुख्य बीमारी है। साथ ही जो हमारे कंद हैं, कंद शुरुआती समय में या फसल बोने कुछ समय बाद सड़ते हैं, वो भी एक समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। एक आती है जो फफूंदजनक ब्लाइट आती है, जिसके कारण पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं। ये भी उसमें मुख्य बीमारियां हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो प्याज की फसल लगा रखी है वह इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप हो रहा होगा,
जिसके कारण फसल की वृद्धि और विकास रुक जाते हैं और प्याज के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण जरूरी है। हम एक एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जो बैंगनी धब्बा बीमारी है, इस बीमारी में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और जब आकार बढ़ता है तो पत्तियां भूरी से पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो इस बीमारी के उपचार के लिए जो ही इस तरह धब्बे बने, किसान भाई ध्यान रखें, 2-3 फफूंदनाशक बाजार में आते हैं या आपके जो कृषि विभाग के जो मैदानी अमला है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मैंकोजेब जो फफूंदनाशक है उसकी हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर दवाई पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और ऐसा नहीं है कि हम एक बार छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद बंद कर दें। इस छिड़काव को आप लगातार 2-3 बार करेंगे 15-20 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में इस बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। आपकी फसल इस बीमारी के बच जाएगी। इसके साथ में ही जैसे प्रोपिकोनाजोल एक और फफूंदजनक आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव करें और निश्चित रूप से ये करने से आपकी फसल में आपको फायदा मिलेगा। प्याज की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और यह कीट प्याज की पत्तियों से लगातार रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ भूमि जनित कीट भी प्याज की फसल को हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। में बड़ी मेहनत से हम लोग कंद लगाते हैं, खेत में बीज लगाते हैं, रोपा लगाते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है और अचानक कंद सड़ते हैं तो उससे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, इस बीमारी से बचने के लिए आप जब फसल बोते हैं उसी समय उपचार करना चाहिए, क्योंकि अब समय निकल गया उस चीज़ का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्याज लगाते हैं उस खेत में जो भी हमारे देसी खाद है, जैसे हम गोबरी खाद बात करें या केंचुई खाद की बात करें, अगर इनकी हम मात्रा खेत में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे खेत में उस पौधे में एक लड़ने की ताकत रहेगी, हमारे खेत में बीमारियां कम आएंगी और फसल बची रहेगी। इसके लिए आप कम से कम 25 टन गोबरी खाद डालें। ये डालने के बाद में एक तो आपकी फसल में बीमारियों के प्रति लड़ने की ताकत बनेगी और एक खाद पर्याप्त खेत में होने से आपकी फसल में उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और अगर खेत में आपके कंद सड़ने की बीमारी आ गई है, उसमें आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदनाशक आता है, वो आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें। और जो पौधे का तना है उसमें आपको सॉइल ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको भूमि उपचार, मिट्टी में आपको उसका घोल डालना पड़ेगा और ऐसा करने से आपकी फसल उससे बची रहेगी। इसके अलावा एक बीमारी और आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू वैसे इतना नुकसान हमारी प्याज में नहीं करती, लेकिन कई बार देखा गया कि मौसम जो में परिवर्तन होता है तो इसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए भी जो मैंकोजेब फफूंदनाशक आता है वो 2.5 ग्राम दवाई आप प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इस बीमारी से आपकी फसल बच जाएगी। किसान भाइयों, इन बीमारियों के अलावा हमारी फसल में अभी के समय में कुछ कीट मुख्य रूप से नुकसान करते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, आपका एफिड जिसको माहू बोलते हैं वो मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ निमेटोड सूत्रकृमि भी हमारे फसल में आते हैं और एक जो कीड़ा है ज़मीन के अंदर हमारे जो कंद को नुकसान करता है उसको हम बोलते हैं ईयरविग। वो कंद में घुसकर अंदर खाता रहता है और हमारे प्याज की क्वालिटी को वो ख़राब करता है। तो इन कीटों के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। जहाँ तक थ्रिप्स और हम माहू की बात करें, उनके लिए किसान भाई जो आसपास के जहाँ पे भी बाज़ार है वहाँ से 2-3 कीटनाशक आते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से थायोमिथोक्सोम आता है वो ले लें, या फिर एसिटामिप्रिड पाउडर के रूप में आता है वो ले लें, या फिर इमिडाक्लोपिड। इनका कोई सी भी एक दवाई आप एक बार में लेकर उसकी जो मात्रा है 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में, यानी कि जैसे हमारी एक टंकी 15 लीटर की होती है उसमें 7.5 मिलीलीटर दवाई हम घोलकर छिड़काव करें तो इन कीटों से हमारी फसल बची रहेगी। मैं ईयरविग की बात कर रहा था। ईयरविग जो हमारा कंद बनता है उस कंद में घुसकर अंदर खाता है और हमारा प्याज की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करता है। उसके लिए फसल बोने से पहले ही अगर हमारी फसल में खेत में फोरेट या कार्बोफ्यूरान जो आते हैं उनका हम प्रयोग करें तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। और जहाँ तक निमेटोड की बात है, निमेटोड
इसमें आता है वो हमारे जो तना और जो जहाँ से कंद मिलता है वहाँ पे देखने में आता है कि वहाँ से उस हमारा वो जो बल्ब है उसमें सड़न आती है और नुकसान करता है। तो निमेटोड के लिए हम लोग कोई भी निमेटिसाइड जिसमें फोरेट भी आता है, कार्बोफुरान भी है, इनका अगर हम हमारे कंद जो हमारी रोपा है खेत में लगाते हैं उससे पहले हम प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में ये बीमारियां नहीं आएंगी, ये कीट नहीं आएंगे और हमारी फसल बची रहेगी, उससे हमको फसल को नुकसान नहीं होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई केला की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी केला की फसल में पनामा रोग की समस्या आ जाती है, जिसकी सही पहचान और निदान की जानकारी ना होने के कारण किसानों को केले की फसल से काफी नुकसान हो जाता है। इसी तरह की समस्या एक कृषक के केले की फसल में देखने को मिल रही है। तो पहले सुनते हैं उनकी समस्या को। केला का खेती बहुत दिन से हम करते आ रहे हैं, लेकिन अगले साल से इस केला में एक समस्या आ रहा है, जिसका कि ऊपर का बीच का गब्बा वाला पत्ता जो है सो गलना शुरू हो जाता है। गाछ को काट के देखने के बाद नीचे भीतर उसका रंग जो है दूसरे तरह से पकड़े हुए है, भूरा टाइप का, कहीं काला टाइप का। इस समस्या का समाधान हम खोज रहे हैं, हमको बताया जाए। इस रोग को किसान कैसे पहचाने और समाधान के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार। ये जो रोग जो किसान भाई बताए हैं, किस रोग को पनामा विल्ट कहते हैं, इसका जड़ उखाड़ के अभी जैसा कि आपने ये देखा इसमें कि इसका तना जो काटे हैं, तो तना काटने में ये देखिए डिफरेंट लेयर का कलर चेंज हो रहा है। ये इसके लक्षण हैं। जब इसके जड़ में जाएंगे आप तो जड़ में देखेंगे कि इसमें बहुत सारे निमेटोड लगे हुए हैं, और निमेटोड जब ब्लास्ट करता है तो उसमें फिर रोग इन करता है, और वो रोग जब इन करता है तो उसमें एक बैक्टीरिया भी होता है, जिसके कारण जो है कि वो धीरे धीरे रिंग के शेप में ही आता है। शुरू में तो किसान भाई को नहीं लगता है कि इसमें कोई रोग है, लेकिन वो सिम्टम दिखाते दिखाते जब ये फल की अवस्था जैसे आता है, इसमें फूल फल निकलता है, तो ये ड्रॉपिंग हो जाती है इसकी। केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं और किसान भाई काफी आर्थिक नुकसान से ग्रसित होते हैं। तो इसका है जैसे कि आप जो रुपाई करते हैं इसका केले की, रुपाई करते समय ही आप इसमें जो बीजोपचार का, ये बीज ही एक तरह से है, तो उसका उपचार करना चाहिए आपको। पहले तो लोग बेवेस्टिन वगैरह से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नए तरह की दवाएं आ गई है। आपका बीटावैक्स पावर है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना लें और उस पर पर्णीय छिड़काव कर दें। उसके जो जड़ पर उसका पर्णीय छिड़काव कर लें। पर्णीय छिड़काव करने के बाद तुरंत उसका आप रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, पनामा रोग केले का घातक रोग है और इस रोग की रोकथाम शुरुआत से ही करना होती है, क्योंकि इस रोग के लिए कोई प्रभावी दवा नहीं है। जिन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है, वहाँ ये केले की केवेंडिस प्रजाति को लगाना चाहिए। इसके अलावा यदि ये रोग बागों में आ जाए तो आप इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। बाकी केला रुपाई के समय आप अगर इसमें किल्डान 4G दे दें, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दे दें, करीब 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, मतलब 50 से 100 ग्राम के आसपास प्रति पेड़ के पास देते जाएं, तो उससे क्या हो, नीचे में जो कीड़े वगैरह जो लग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगा, और जब कीड़ा नहीं रहेगा तो रोग लगने की संभावना कम होगी।
बाद में जैसे 20 से जब केला लग जाए आपका, फूल पर ये आ जाए आपका, 2-4 पत्ते निकल जाएंगे, तो महीना में एक बार जरूर आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन बना के 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका घोल बना लें। घोल बना के प्रत्येक जड़ के पास 500 ml के आसपास, हाफ लीटर के आसपास उसमें दे दें। और साथ में क्लोरपायरीफॉस वगैरह दे सकते हैं उसमें, 1 से 2 ml के हिसाब से उसमें दे के उसमें कर लें। और इस तरीके से उसका इन दवाओं का पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। पर्णीय छिड़काव करते आप इसका बचाव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है लेखराजपुर मैनपुरी के विशंबर दयाल ने। आपने जिरेनियम की खेती पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो औषधि और सघन पौधों की बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो महत्वपूर्ण सघन पौधे की बात करेंगे जिसका नाम है जिरेनियम। जिरेनियम का घर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले में उगाकर बेचने का काम बहुत से किसान पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि इसका फूल आकर्षक होता है इसलिए इन्हें गमले से अधिक लाभ मिलता है। परंतु जिरेनियम की कुछ प्रजातियों की खेती तेल उत्पादन के लिए भी की जाती है और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इसकी खेती के लिए जरूरी आदानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। जिरेनियम जो पौधा है ये एक सुगंधित पौधा है जिसका तेल का इस्तेमाल जो सौंदर्य प्रसाधन है, साबुन है और जो परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। हिंदुस्तान में इस पौधे की जो पैदावार है बहुत ही कम है और हम लगभग 98% अपने देश की रिक्वायरमेंट का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और इसमें 2 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, एक बुल्गेरियन, एक तो जिरेनियम आपका इजिप्ट टाइप का है, दूसरा बोरबोन का है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसमें जिरेनियोल और सिट्रनिलोल 2 कंटेंट पाए जाते हैं जो कि अच्छी किस्म के माने जाते हैं। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी हम बात करेंगे तो ये पौधा जो है इसको सीमैप ने डेवलप किया है, विकसित किया है भारत में। और इसको पहले जो पालनी हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में, और उत्तर भारत में पिछले 1.5 दशक में इसकी खेती की शुरुआत हुई है। और जो बोरबोन टाइप जिरेनियम है उसकी एक प्रजाति सिमपवन हमारे संस्थान ने सीमैप ने विकसित की है। इस पौधे की जो खेती है वो सर्दी के समय पे की जाती है। इस पौधे की जो रुपाई है या प्रवर्धन है वो कटिंग के द्वारा किया जाता है। कटिंग बनाने के लिए बरसात के मौसम में लगभग 800 से 1000 पौधों को बचा लिया जाता है। जब बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद में जब रात का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है उस समय पे जो पौधा है इसको फील्ड में लगा दिया जाता है तथा दिसंबर तक इसको फील्ड में रखा जाता है और लगभग 1000 पौधों से 1 हेक्टेयर का मटेरियल तैयार हो जाता है। इसमें जो कि 6 से 8 इंच की कटिंग हो जिसमें 2 या 3 आंख है उससे इस पौधे को आगे बढ़ाया जाता है। पौधे का जो समय है खेती का वो 15 जनवरी से लेके 15 मई तक का समय है। लगभग 4 महीने की खेती इसकी होती है। खाद लगाने के लिए आपको लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पौधे के लिए देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो आप 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास खेत में बुआई से पहले या आप कह सकते हैं कि रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत के अंतिम जुताई के समय उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप खेत में जुताई से पहले मिला दें। अगर गोबर की खाद के अलावा आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो लगभग 3 से 4 टन वर्मिंग कंपोस्ट आप खेत में जुताई से पहले मिला दें तो वो खेत के लिए अच्छा रहता है, पौधे की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 1 हेक्टेयर में
लगभग 40,000 पौधे इसके लगते हैं। आप कह सकते हैं प्रति एकड़ 16,000 पौधे इसमें लगते हैं। आपका खेत अगर 15 जनवरी के आसपास खाली हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधों की फ्रेश कटिंग काट के लगा सकते हैं। अगर आप फ्रेश कटिंग नहीं लगाना चाहे तो आप रूटेड कटिंग भी, पहले आप पौधों की कटिंग्स गमले में किसी स्थान पे, किसी क्यारी में या आप पॉलीथीन बैग्स में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद खेत में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 2 या 3 हिस्सों में 20-25 दिन के बाद 3 हिस्सों में बांट के उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप पौधे को खेत में जनवरी में लगा देते हैं, रुपाई कर देते हैं, तो रुपाई करने के बाद तुरंत हल्का पानी लगा दीजिए। हल्का पानी लगाने के बाद में पौधा जब जड़ पकड़ने लगता है तो उसके 20-25 दिन बाद थोड़ा हल्के खरपतवार निकलना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 20-25 दिन बाद पहली खरपतवार नियंत्रण कर ले, पौधे से खरपतवार को, खेत से खरपतवार को निकाल दे तो पौधे को अच्छी बढ़वार मिलती है। उसके बाद में जो नाइट्रोजन की पहली मात्रा है वो खेत में आप छिड़काव कर दीजिए। खेत में छिड़काव करने से पहले या बाद में हल्का पानी लगाए ताकि नाइट्रोजन पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद में आप दूसरी खरपतवार के लिए या निराई गुड़ाई लगभग 2 महीने बाद करिए, जिस समय पौधा बढ़वार के लिए अच्छा होता है उस समय आप दूसरी नाइट्रोजन की मात्रा डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप हल्का पानी हर 15-20 दिन पे, जब पौधे को आपको लगता है जरूरत है, पौधा थोड़ा सा हल्का मुरझाने लगे तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 से 7 पानी इस पौधे में फरवरी से लेकर मई तक देते हैं और 3 बार नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं। इस प्रकार से पौधा लगभग 100 से 110-120 दिन पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से तैयार हो जाता है और 1 हेक्टेयर में लगभग 25 किलो तेल इसका निकलता है, जो कि बड़ी अच्छी उसकी डिमांड है। बाजार में बहुत अच्छा उसका भाव है, जो कि 5 से 6 हजार रुपए किलो आराम से बिक रहा है। और अगर आप देखें इसका कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में 25 किलो तेल मिलता है जो आपका 6,000 रुपए के हिसाब से जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका खेत तेल की कीमत हो जाती है। इसमें अगर आप खर्चा निकाल दे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30-35-40 हजार रुपए भी अगर आप खर्चा निकालते हैं तो भी आपको प्रति हेक्टेयर 4 महीने में 60 से 70 हजार रुपए की बचत हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। हमारा हिंदुस्तान में इसका इंपोर्ट हो रहा है। तो मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सीमैप लखनऊ में संपर्क करें। हमारे संस्थान ने इसकी उन्नत खेती की तकनीक विकसित की है, उन्नत पौध सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और इस पौधे को आप बढ़ा के और इस पौधे को आप खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मात्र 4 महीने की फसल है और हम इस पौधे की बढ़वार के लिए 31 जनवरी को किसान मेले का आयोजन कर रहे हैं हमारे लखनऊ स्थित प्रांगण में। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि 31 जनवरी को आप सीमैप में पधार कर मेले में आके औषधि और सघन पौधों की जानकारी ले, खासकर वो औषधि और सघन पौधे जिनका बाजार है, क्योंकि बाजार के खरीदार भी उस दिन होंगे। और मेले में पूरी जानकारी लेने के बाद आप औषधि और सघन पौधों की खेती की शुरुआत करें 31 जनवरी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद की सघन बागवानी करने के लाभ और प्रूनिंग के समय ध्यान देने योग्य जरूरी बात है। दुधारू पशुओं में परिजीवियों की समस्या और उसका समाधान। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।